एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अच्छी और बड़ी खबर के साथ। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण का काम 16 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। शुरुआत में करीब 3 करोड़ लोगों में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी जो निःशुल्क रहेगी। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। पहले चरण में जिन बाकी 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है, उनका टीकाकरण 3 करोड़ लोगों को टीका लगने के बाद शुरू होगा। उत्तराखंड में भी इसकी तैयारियां की जा रही हैं। तो 16 जनवरी से कोविड वैक्सीन लगनी शुरू होगी। सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको टीकाकरण होगा। शुरुआत में करीब 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा और उत्तराखंड में भी इसकी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। ड्राई रन उत्तराखंड में भी हो चुका है और 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं 3 करोड़, उनको सबसे पहले ये टीका लगाया जाएगा। इसमें हेल्थ वर्कर्स भी हैं, आशा कार्यकर्ता भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, जिनको प्राथमिकता में रखा गया है। इन 3 करोड़ लोगों के बाद 50 साल से ज्यादा की उम्र जिनकी है उनको टीके लगाए जाएंगे। लेकिन अब तारीख तय हो गई है। उत्तराखंड में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन कोरोना का शुरू हो जाएगा। तो ये आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर है कि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली थी और उसके बाद जो टीकाकरण अभियान है वो शुरू होने जा रहा है और तारीख तय हो गई है। 16 जनवरी से पूरे देश में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा, कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। तो 16 जनवरी से टीकाकरण पूरे देश में शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की देश को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत ने दुनिया भर में एक मापदंड स्थापित किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली उसके बाद अब 16 तारीख से इसका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, ये तमाम लोग इसके दायरे में आएंगे जिनको टीका लगाया जाएगा सबसे पहले। और उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर जो गंभीर मरीज हैं उनको लगाया जाएगा। 50 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी है उनको लगाया जाएगा। लेकिन अब तारीख तय हो गई है। ड्राई रन से आगे बढ़ते हुए 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। देहरादून का रुख करते हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, जिस तरीके से तारीख का ऐलान हो गया है, अब किस तरीके की तैयारियां उत्तराखंड में हैं और अब जब तारीख सामने आ गई है कुछ हलचल दिख रही है क्या? अवधेश, देखिए, चूंकि जिस तरह का ये पल अभी आ रहा है इसका बहुत दिनों से, बहुत महीनों से लोगों को इंतजार था और जिस त्रासदी से और जिस महामारी से लोग गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी जो राहत की और सुकून की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, वो 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन का जो एक अभियान शुरू होने वाला है, जो एक ये तारीख आई है, तो कम से कम एक सुकून मिला है, एक तारीख मिली है और इस पर यह काम शुरू हो जाएगा। और जो तैयारी की बात है अवधेश, तो आप जानते ही हैं चूँकि यहाँ पर हिल स्टेट है और ज़्यादातर आबादी मैदानी जिलों में वास करती है, इसीलिए कोरोना मरीजों की संख्या भी मैदानी जिलों में मैक्सिमम है। और जितने भी पूरे उत्तराखंड में मरीज होंगे, मामले होंगे, या अभी जो लोग हजारों की संख्या में एडमिट होंगे जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनमें कम से कम 3/4 लोग इन 4 राज्यों में होंगे। तो ये स्थिति इसलिए भी बन गई है कि चूंकि ये एक पेंडेमिक था, एक महामारी थी और ये पूरे देश में जिस तरह से चल रहा था, उसके बचाव के लिए 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है उसके लिए सरकार ने अपने चरणबद्ध तरीके से एक तैयारी की हुई है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये पहले से ही इस बात का इल्हाम था, इस बात का आभास हो चुका था सरकार को, और कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड पर्दे के पीछे स्टेट और केंद्र के बीच में कोई ना कोई इस तरह का डायलॉग होता रहा होगा। तभी 2 बार ड्राई रन भी हुआ। एक दिन 5 जगह ड्राई रन हुआ और जो 2 दिन पहले ड्राई रन हुआ वो 125 जगह ड्राई रन किया गया। तो यानी अगर 125 जगह 100 से ज़्यादा स्थानों पर सरकार ड्राई रन कर रही है 13 जिलों में, तो इसका मतलब तैयारी उन्होंने व्यापक की हुई है। कल भी मुख्य सचिव जो हैं उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ पूरे जिला मजिस्ट्रेट और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको अपनी तैयारियों की, उनकी समीक्षा की।
और उनसे पूछा कि आप उनको क्या स्थिति चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव हो गए थे और वो एम्स में रहे, लेकिन वो जिस दिन से वो देहरादून में आए हैं वो भी लगातार इस स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं। बिल्कुल, और एक दिन उन्होंने बुलाकर मुख्य सचिव के साथ सामने आ गई है तो बहुत युद्ध स्तर पर तैयारियों को दुरुस्त करना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। धारचूला में आर्मी के भवनों के पीछे इन दिनों सिंचाई विभाग तटबंध कर रहा है, मगर नेपाल इस पर आपत्ति जता रहा है। नेपाल का कहना है कि 2013 की आपदा से नेपाल के हिस्से का कटाव हुआ था, जिसके चलते नेपाल का हिस्सा भारत के हिस्से में चला गया है। धारचूला में सेना के भवनों के पास चल रहे सिंचाई विभाग के निर्माण काम पर नेपाल को आपत्ति है। नेपाल का दावा है कि जिस जगह निर्माण काम चल रहा है ये जमीन उसकी है। नेपाल का दावा है कि 2013 में बाढ़ के दौरान जमीन में कटाव हुआ था। नेपाल के मुताबिक नदी ने उसके हिस्से की जमीन में कटाव किया था, जिस वजह से उसके देश का कुछ भाग भारत में चला गया और अब उस जगह पर तटबंध बन रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम नेपाल का ऑफिस था। जिस टाइम अभी नदी काली नदी बग रहा है, उस टाइम क्या है, जिला वन जिला भू संरक्षण उसका ऑफिस था। जो अभी का जो महाकाली का रास्ता था वो रास्ता नेपाल का ही था। जो अभी आपका जो रेजिमेंट की बात किया आपने, वो जो बगड़ बनना है उसमें तो अब इधर का जमीन उधर चला गया, उसमें बड़ी आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब जो नदी का वो कटान है उसमें जो बात रहा है इंडिया ने, वो बहुत आपत्तिजनक है। भारत के गोरखा रेजिमेंट के शिविर के पास एक बड़ा सा मैदान बन गया है। नेपाल का कहना है कि इसमें उसकी जमीन का कुछ हिस्सा चला गया है। नेपाल का मानना है कि तटबंध बनने से उनके देश को भी खतरा है। जो भूमि में भारत ने काम कर पाएगा तो कल के डेट में नेपाल को क्षति हो पाएगा जरूर से। जब पक्की बांध बांधेगा, इसमें आपत्ति है, नेपाल का घोर आपत्ति है। जैसा कल परसों के बाद, एक हफ्ते के बाद उच्च स्तरीय जो छानबीन टोली भी आ रखा है, वो क्या करेगा। जिस उस टाइम मैंने इंडिया का सब लोगों में भी बात किया, नेपाल के सब लोगों से भी बात किया, इसलिए आपसे भी ये अनुरोध है कि जो भूमि है वो नेपाल का ही था। नेपाल की सरकार ने अभी कुछ महीने पहले ही काला पानी इलाके का नया नक्शा जारी कर विवाद खड़ा किया था। उसने भारत के 3 हिस्सों काला पानी, लिपुलेख और लंपिया धुरा पर अपना हक जता दिया था, मगर भारत ने साफ किया था कि हमने किसी की जमीन नहीं कब्जाई है। इस नक्शे को भी भारत ने मानने से इनकार कर दिया था। एक बार फिर से नेपाल की मीडिया धारचूला में बन रहे सिंचाई विभाग के तटबंध पर सवाल उठा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठक की और इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक जाकर पार्टी को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए। देवेंद्र यादव ने पहले कुमाऊं दौरे के दौरान बैठकें की, वहीं आज उन्होंने देहरादून पहुंचकर प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, पलायन, करप्शन, महंगाई समेत ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार फेल हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन नाकामियों को देखते हुए और कांग्रेस की मजबूत एक टीम के सहारे 2022 का जो चुनौती हम सबके सामने है, निश्चित ही कांग्रेस इसमें मजबूती के साथ उभर कर आएगी। किसी भी क्षेत्र में विकास इनका एजेंडा ही नहीं, इनका एजेंडा सांप्रदायिक है कि चुनाव के समय किस तरह हम बयान देके सांप्रदायिक बातें करके अपना चुनाव जीते। इनका एजेंडा कभी विकास नहीं रहा। तो पूरी तरह त्रिवेंद्र रावत की बीजेपी की सरकार यहाँ विफल है, हर उसमें विफल है और सभी ढंग से लोग। तो ये विफल गवर्नमेंट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कितने बड़े बड़े आंकड़े दे रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं, नौकरी देंगे, ऐसा प्रधानमंत्री की घोषणा। और आप सब लोग हमसे ज़्यादा अपने इलाके के लोगों से परिचित हैं। 200 भी नौकरी नहीं मिली सरकारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान बंशीधर भगत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग की।
साथ ही बंशीधर भगत ने कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर टिप्स दिए। बंशीधर भगत ने दावा किया कि आगामी चुनाव में भाजपा बड़े बहुमत से जीत दर्ज करेगी। बंशीधर भगत के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत को काले झंडे दिखाए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। दरअसल बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो अल्मोड़ा में पहुंचे थे बंशीधर भगत और उनका जमकर काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। इस तरीके का अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है, उससे लगता है कार्यकर्ताओं में एक बेहद उत्साह है और हम पहले से अच्छे ढंग से सफल होंगे। मेरी उम्मीद है कि इस बार हम 70 में से 60 विधानसभा लेकर विजयी होंगे। कांग्रेस और महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सारे युवा कांग्रेस और मिलकर के आज बंशीधर भगत का यहाँ पर काला झंडा दिखा के विरोध किया गया। जो महिलाओं का अपमान किया हम सहन नहीं करेंगे, हम इसको हटा के रखेंगे। ये सरकार को बदल के रखेंगे 22 में। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में यूजर चार्ज में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ कोरोना की वजह से आम आदमी परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इलाज को महंगा कर रही है, जिससे आम आदमी की मुश्किल और बढ़ेगी। अस्पताल में शुल्क वृद्धि को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ये वादा करके आई थी कि हम प्रदेश का विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश में उचित व्यवस्थाएं रहेगी। लेकिन इनकी सरकार ने एक तो चरम बेरोजगारी पहुंच चुकी है। इस कोरोना काल में बेरोजगारी सर पे है, महंगाई इतनी सर पे हो चुकी है, जनता त्रस्त है, जनता बेहाल है। और ऊपर से इन्होंने सरकारी अस्पतालों में जो ये दाम, इनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि हर चीज़ में उन्होंने उसके रेट बढ़ा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कुंभ मेला के डीआईजी संजय गुंजियाल से मुलाकात की। इस दौरान कुंभ से जुड़े कामों को लेकर चर्चा हुई। दरअसल संत इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि कुंभ के काम अभी भी कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं, जबकि कुंभ नजदीक है। साथ ही अभी तक कुंभ की रूपरेखा भी तय नहीं हो पाई है। उधर कुंभ में रजिस्ट्रेशन करने को लेकर भी संत नाराज हैं। अखाड़ा परिषद ने साफ कर दिया है कि कुंभ में कोई भी संत रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। संतों ने साफ तौर से कह दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन की बात है वो मंजूर नहीं है, कोई भी संत रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। और जिस तरीके से धीमी रफ्तार है काम की, उस पर भी संत नाराज है। तो कुंभ से जुड़े कामों को लेकर गुंजाल से मुलाकात हुई आईजी से, और इस मुलाकात में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि जो संत हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। हरिद्वार में महाकुंभ के आयोजन पर अभी भी सरकार कुछ भी साफ नहीं बोल रही है। एक तरफ कुंभ के काम अधूरे हैं, तो वहीं कुंभ की रूपरेखा को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। संतों का कहना है कि उन्हें सीएम की तरफ से आश्वासन मिला है कि सभी काम वक्त पर पूरे होंगे, मगर अभी भी धरातल पर तमाम काम अधूरे ही नजर आ रहे हैं। धर्म नगरी सुंदर क्या कहीं कोई काम हुआ ही नहीं है। तो हमें आशा है कि अभी जो है सीएम साहब इसके लिए हमारे मेला अधिकारी जो शासन प्रशासन को निर्देश देंगे। तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? नहीं, हमारा तो यही कहना है कि जो भी मेला होगा वो दिव्य होगा, भव्य होगा, 2010 की तर्ज पे होगा। रुड़की रोडवेज डिपो के कर्मचारियों ने पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर कार्य बहिष्कार किया। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि रोडवेज निगम प्रबंधन कर्मचारियों का लगातार शोषण कर रहा है। कोविड काल में भी कई कर्मचारियों ने कार्य किया था, लेकिन आज तक उनको वेतन नहीं दिया गया। निगम प्रबंधन को हमने प्रांत के स्तर से नोटिस दे रखा है। 5 और 6 महीने से हमके कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है, और जो कर्मचारी की जो हमारी एसीपी लगी हुई थी उसे अतिक्रमित कर दिया गया, जिससे कर्मचारी को प्रत्येक कर्मचारी को 5 से 10 हज़ार रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। निगम प्रबंधन बिल्कुल जो हो आँख मीच का सो रहा है। कर्मचारी यदि वेतन अपने बच्चों के लिए मांगते हैं तो बिल्कुल वेतन नहीं दिया जाए। हल्द्वानी में लंबे समय से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे सैकड़ों लोगों को हटाने के लिए रेलवे विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कमर कस ली है, जिसे लेकर रेलवे ने करीब 1500 लोगों को नोटिस थमा दिया है। हालांकि जमीन पर रह रहे लोगों का कहना है कि सर्दी के मौसम में वो कहां जाएंगे। 25 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा तो बहुत दिनों का यहाँ पे कब्जा हो चुका है। और फिर बताओ कहाँ जाएंगे हम, छोटे छोटे बच्चे लेके, और ठंड का टाइम है। नोटिस में क्या लिखा है? रेलवे विभाग से आया कि 15 दिन के बाद जो है जिस भूमि को खाली कर दे। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में रेलवे द्वारा अतिक्रमण, जो रेलवे भूमि में अतिक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ केस चल रहे थे। तो टोटल 4365 लोगों पे जो है केस चल रहा है।
जिसमें से 1581 केसों में जो है रेलवे संबद्ध अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया गया है। तो उसी निर्णय के अनुपालन में आज हम लोग उन 1581 लोगों को नोटिस जो जारी कर रहे हैं, उसके लिए जगह जगह जो वार्ड वाइज जो है बोर्ड लगाए जा रहे हैं और उसमें नोटिस चस्पा कराए जा रहे हैं। बड़कोट में इंटर कॉलेज की दीवार ढहने के मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद जीआईसी के निर्माणाधीन भवन की कार्यदायी संस्था ने सुरक्षा कार्य करना शुरू कर दिया है। साथ ही जीएमवीएन की तरफ से भी पेयजल लाइनें सुचारू कर ली गई हैं। दरअसल राजकीय इंटर कॉलेज के निर्माणाधीन भवन के नीचे पोस्ता ढहने के पास गढ़वाल मंडल विकास निगम को नुकसान पहुंचा था, जिसमें पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, पानी की आपूर्ति ठप हो गई थी और अब काम शुरू हो गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ये खबर प्रमुख छपाई है, दिखाई है और ये अब काम जो है चालू हो चुका है। इंटर कॉलेज द्वारा काम चालू कर दिया गया है और हमने पानी की लाइन भी स्वयं सुचारू रूप दी है। पौड़ी में चीड़ के पेड़ों पर आरियां चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ इन पेड़ों के कटान के साथ ही बांज और बुरांस के पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिस तरह से पेड़ों की कटाई की गई उससे आशंका है कि अवैध रूप से काटा गया है। दरअसल पेड़ों के बचे हुए हिस्से पर कोई मार्किंग नहीं है। अवैध कटान का पता न चल पाए इसलिए चीड़ के पेड़ों के निचले हिस्से को घास से छुपाया गया है। अवैध कटान को लेकर हम बिल्कुल हमारी सरकार बिल्कुल सख्त है। जो नियम के तहत, जो परमिशन के तहत या जो नियम के तहत काम होगा वही काम होगा। और अवैध कटान को लेकर हमारा वन विभाग वैसे भी पहले से सचेत है और समय समय पर आपने देखा होगा हमने कठोर कार्रवाई भी की है, कठोर निर्णय भी लिए। केंद्र सरकार की तरफ से बर्ड फ्लू को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के बाद नदियों और झीलों, प्रवासी पक्षियों की ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी। खटीमा में तराई पूर्वी वन प्रभाग में बैगुल डैम, धौरा डैम, नानक सागर और शारदा सागर जलाशय में सर्दी के मौसम में बड़ी संख्या में विदेशी परिंदे आते हैं। देश विदेश से आने वाले सैलानी पक्षियों के प्रवास के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण फैलने का खतरा है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के जलाशयों में विदेशी प्रवासी पक्षियों की ड्रोन से मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स है, बेगुल वेटलैंड है, नानक सागर वेटलैंड है, शारदा वेटलैंड है और अन्य वेटलैंड है। तो चूँकि काफ़ी बड़े वेटलैंड है और इसमें अगर जो है मॉर्टेलिटी हो जाती है, अगर कुछ पक्षी जो है जो माइग्रेटरी हैं वो अगर मर जाते हैं तो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हमने जो है एक अलग से जो है एक ड्रोन के माध्यम से हम पूरे टोटल एरिया पे जो है पूरा टोटल अनुश्रवण करेंगे और लगभग एक हफ्ते में 2 बार जो है इसका होगा कि ड्रोन के माध्यम से हम पूरे टोटल एरिया को देखें। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी होने के बाद रुड़की में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बर्ड फ्लू से आशंका को लेकर शहर के मीट कारोबारियों और पोल्ट्री फार्म संचालकों की भी चिंता बढ़ गई है। सिविल अस्पताल की तरफ से लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जिससे ये होता है। इससे बचाव के लिए ये क्यों फैलता है, ये जो आपका रॉ मीट होता है या कुक मीट है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। दूसरा, हाइजीन का विशेषकर ध्यान देना होगा। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके पेड़ों को बचाने के लिए एक वाटिका तैयार की है, जिसमें सभी राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों के वृक्ष को संरक्षित किया जा रहा है। वन अनुसंधान केंद्र ने इसे भारत वाटिका नाम दिया है। वाटिका आने वाले लोग एक साथ सभी राज्यों के वृक्षों को देख सकते हैं। एक वृक्ष 2 राज्यों का भी है, कई जैसे राजस्थान और तेलंगाना की बात करेंगे हम, खेजड़ी है, तो उन सारे वृक्षों को हमने यहाँ पर संरक्षित किया है आम जनमानस के लिए। आम जनमानस आके या ट्रेनीज या स्कूल के विद्यार्थी उनको आके यहाँ का भ्रमण करें और उसके बारे में हम उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। हालांकि इस समय थोड़ा लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा इस पर ब्रेक लगा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।